आपको समझना है। इसमें आ रहे सेठों के धंधों पर नजर रखिए, उन धंधों को समझिए कि क्या है, कैसे मिला है और उन धंधों को लेकर किस तरह की बातें हुई हैं। ये जो गोदी सेठ है बाकी सेठों से बहुत अलग होते हैं। बाकी सेठ भी जानते हैं कि दो चार गोदी सेठ हैं, उनकी ताकत बहुत बड़ी है, वो जो चाहे कर सकते हैं, हर चीज खरीद सकते हैं। उनसे बचकर या उनकी छोड़ी हुई जगहों पर अपना धंधा चुपचाप कर रहे हैं, बोल नहीं पाते हैं। पहले से अच्छा और सस्ता देने के नाम पर आपको ठगा जा रहा है। ये वीडियो लंबा होने जा रहा है, इसलिए गुजारिश है कि आप सुनने का तरीका अब बदल लीजिए, ठहर कर सुनिए और क्या कहा गया है उसे बार बार सोचिए, बार बार इस वीडियो को देखिए। तो इसी संदर्भ में आपको एक किस्सा बताना चाहता हूं। यह किस्सा है जर्मनी का। हिटलर को आइडिया आया कि 50 में से केवल एक ही जर्मन के पास कार है, तो वो आइडिया लेकर आता है कि सभी जर्मन के पास एक कार होनी चाहिए। आप खेल देखिए, किसी की जरूरत में कार शामिल नहीं है, मगर वो सपना बेचता है सबको कार के लिए और सबको लगता है कि हां, हमारे पास कार नहीं थी, हम तो अभी तक गर्व कर ही नहीं पा रहे थे, जब कार आ जाएगी तब हम गर्व करेंगे। तो इस किस्से को आपको खास संदर्भ के लिए बताना चाहता हूं। इन दिनों आप देखेंगे कि कार की जगह मुफ्त में मोबाइल डेटा बांटा जाता है और कई चीजें बांटी जाती हैं, जिससे आपको फायदा भी होता है। लेकिन सोचिए कि एक सस्ती चीज देकर बाकी कितनी चीजें, बेशकीमती चीजें आपसे ली जा रही हैं। इसका हिसाब करेंगे तब आपको खेल समझ आने लगेगा। तो मई 1937 में नाजी पार्टी की मजदूर इकाई एक कोऑपरेटिव बनाती है, फोक्सवैगन के नाम से फर्डिनेंड पोर्श को ले आती है, जो अमीरों की कार तब बनाया करते थे। बहुत ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे उस समय के, बहुत ही लोकप्रिय ऑटोमोबाइल इंजीनियर थे फर्डिनेंड पोर्श। अब वो गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए सस्ती कार की डिजाइन करने लग जाते हैं। हिटलर के दोस्त माने जाते थे, इसलिए आज के हिसाब से उन्हें तब का गोदी सेठ कहा जा सकता है, बिल्कुल कहा जा सकता है फर्डिनेंड पोर्श को। तो वो एक कार डिजाइन करता है और उसी वक्त दिसंबर 1938 में यहूदियों के लिए कार चलाने पर रोक लगा दी जाती है। एक तरफ जनता सस्ती कार मिलने के सपने में खोई हुई है, दूसरी तरफ उसी जनता के एक बड़े हिस्से के कार चलाने पर रोक लगाई जाती है और उसे गैस चैम्बर में भेजा जाने लगता है। अब आप समझ रहे हैं, कुछ कुछ सोचिएगा। तो इसलिए कहा जाता है, जो लोग कहते हैं कि तकनीकी सभी के लिए समान अवसर लेकर आती है, यह बात पूरी तरह से ठीक नहीं है। अंतिम और सबसे बड़ा फायदा किसे होता है, ये हम इतनी आसानी से नहीं समझ सकते हैं। एक किस्सा और है। सभी कार खरीद सकें, इसलिए उस समय हिटलर की पार्टी ने एक बचत योजना बनाई, जिसमें 3 लाख से अधिक लोगों ने अपनी पूंजी लगा दी। लेकिन तब तक द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया और हंगामा मच गया कि देश के लिए कुछ करना है, और वो कंपनी जो है वो कार की जगह सैनिक साजो सामान बनाने लग जाती है। 3 लाख लोगों को कार नहीं मिलती है, उनकी पूंजी डूब जाती है। उस कंपनी में एक कामगार था जिसने बाद में अपना एक अनुभव बताया। 15,000 लोग बंधुआ मजदूरी करते थे। 350 लोग इसलिए मर गए कि उनके इलाज की कोई व्यवस्था नहीं की गई, यानी इंसान की वहां कोई कीमत नहीं थी। तो उस व्यक्ति ने क्या कहा, उसने कहा कि उसे कारखाने में ही समझ में आया कि वो एक गुलाम है। उस प्लांट में काम करते हुए उसने महसूस किया कि वह केवल एक सामान है, वस्तु है, व्यक्ति नहीं है, जो केवल काम और काम कर सकता है किसी के इशारे पर। इसी समय गुलाम भारत के सेठ क्या कर रहे थे, उस इतिहास में जाएंगे तो आप सेठों पर गर्व करेंगे। बल्कि आज भी भारत के लाखों व्यापारी आजादी के आंदोलन में उस समय के सेठों की भूमिका पर गर्व करते हैं। ऐसी विरासत देकर गए हैं वो, हम सभी को करना चाहिए। हम केवल चंद बड़े सेठों के नाम जानते हैं जो मैं बताऊंगा, लेकिन उस वक्त देश भर के अनगिनत सेठों ने, कारोबारियों ने अपना बिजनेस दांव पर लगा दिया कि भारत आजाद हो, लोकतंत्र कायम हो। जमनालाल बजाज, वाडीलाल लल्लू भाई मेहता, सैमुअल एरन, लाला शंकर लाल भी सेठ ही थे। ब्रिटिश हुकूमत से लोहा ले लिया,
सीधे कांग्रेस में शामिल हो गए, जो उस वक्त आजादी के आंदोलन का नेतृत्व कर रही थी। जीडी बिरला, अंबालाल साराभाई, वाईचंद, हीराचंद जैसे सेठ कांग्रेस में शामिल नहीं हुए, ऐसे भी लोग थे, मगर बाहर से आंदोलन का समर्थन करते रहे। इनमें से कोई भी सामान्य सेठ नहीं था। हमारे हीरो हैं ये लोग, हमारी आजादी की लड़ाई की विरासत हैं। इन्हें भी छापा पड़ने और बिजनेस डूब जाने का डर रहा होगा, मगर ये उस डर से उस वक्त बाहर आ गए। इन सब सेठों के योगदान को आप ध्यान से देखिए, पता चलेगा कि कईयों ने अपनी दुकान जलाकर आजादी के आंदोलन को सींचा है। आज भी ऐसे कई सेठ हैं जो भारत को इन्हीं सपनों के साथ देखना चाहते हैं, आज भी, मगर वे डर गए हैं, डरा दिए गए हैं, इसलिए अब नहीं बोलते हैं। आप